हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, ये हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डेटा साइंस के बारे में। ठीक है, तो क्या डेटा साइंस क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, और हम कैसे पूरा डेटा साइंस लर्न कर सकते हैं। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाऊंगा डेटा साइंस को लर्न करने के लिए। ठीक है, और हम यहाँ पर फिर उसके बाद जब हम इसके डेटा साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम ये एक बूम पर है, डेटा साइंस बहुत लोग सीखना चाहते हैं, तो मैं इसको इजीएस्ट फॉर्म में अगर आपको समझा पाऊँ तो मैं एक ये कोशिश कर रहा हूँ अपनी साइड से। मैं खुद एक डेटा साइंटिस्ट हूँ और मैं डेटा साइंस को, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी काम किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को भी इजीएस्ट फॉर्म में डेटा साइंस के बारे में बता सकूँ। तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, वैसे तो मैंने इससे पहले भी काफ़ी अपनी पाइथन लैंग्वेज के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, अदरवाइज तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं या बिगनर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनर टू प्रोफेशनल बनना चाहते हैं डेटा साइंस में, तो आप इस लेक्चर सीरीज को अवेल कर लें, सिंपल सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डेटा साइंस क्या है बेसिकली, और ये किस तरह वर्क करता है, क्यों इतना बूम पर है, और आगे भी फ्यूचर में डेटा साइंस का काफ़ी यूज़ होने जा रहा है। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोग डेटा साइंस में अच्छा काम करना जानते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसको बेसिक से, बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे समझना, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, सबसे पहले डेटा साइंस में आपको जानना पड़ेगा कि डेटा क्या है, बेसिकली डेटा होता क्या है, और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी हमारे पास डेटा साइंस को सीखने की। पहले क्यों नहीं डेटा साइंस के बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे थे, अभी से क्यों करने लगे, ये सारी चीज़ें भी जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपको इतना बता दूं इसमें सिर्फ पहले कि डेटा होता क्या है। बेसिकली डेटा क्या होता है कि कोई कलेक्शंस हैं, कोई फैक्ट्स हैं, उनके कलेक्शन को डेटा कहते हैं। डेटा सुनने के बाद कई बार माइंड में इस तरह की इमेज बनती है कि भाई हमारे पास कोई नंबर का डेटा है, कोई न्यूमेरिक फॉर्मेट है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब न्यूमेरिक भी हो सकता है लेकिन नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, आज के टाइम पे तो नॉन न्यूमेरिक डेटा ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, बल्कि तो हमें न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक में इसमें ये नहीं देखना है कि ये डेटा है या नहीं है, सारा का सारा डेटा ही है। वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं, ऑडियो भी हो सकती हैं, सारा का सारा ये डेटा ही है। ठीक है, इस डेटा से है बिजनेस में क्या करना होता है, बेसिकली हमें यूजफुल इंसाइट्स हैं उनको फैच करना होता है, उनको निकालना होता है जो हमें यूजफुल चाहिए इस सारे सारे डेटा के अंदर से। उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है, डेटा क्लीनिंग है, डेटा प्री प्रोसेसिंग है, उसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो क्या है डेटा। बेसिकली डेटा के बारे में अगर मैं यहाँ एक लाइन में लिखना चाहूँ तो डेटा क्या है, डेटा जस्ट कलेक्शन ऑफ, आप कह सकते हैं डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो है ये डेटा कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने बताया न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, मतलब नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास कोई भी नंबर हो, नंबर्स हो जैसे कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर हो गए, सीरियल नंबर, कोई भी नंबर। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, नंबर्स है तो उसको भी हम कहेंगे कि ये डेटा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार नंबर ही हो, हमारे पास कोई इमेज भी हो सकती है। सपोज मैं लिख दूं कार, कोई कार बना देते हैं, कार्स का डेटा अगर कलेक्ट करना है तो वो भी हमारे पास डेटा ही है। और भी एक्स वाई जेड, आप वीडियो ले सकते हैं, वीडियो का डेटा, वीडियो इकट्ठी करें तो वो भी डेटा है, ऑडियो ले सकते हैं तो ऑडियो भी डेटा है। तो ये सारे क्या है, हमारे पास डेटा है बेसिकली। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्मेट के हो सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब हम डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, पहले क्या होता था, मतलब पहले से मतलब है मेरा कुछ टाइम पहले चले जाए, कुछ साल पहले, तो ज्यादातर जो डेटा था वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था हमारे पास। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म से मतलब ये होता है कि डेटा जो है वो किसी एक फॉर्मेट में गिवन होता है। जैसे कि मान लिया आप कह सकते हैं कि रो एंड कॉलम के बेस, रो एंड कॉलम में वो हमारे पास गिवन होता है। जैसे कि मान लिया कुछ रोज हैं हमारे पास, ये इस तरह की कुछ रोज गिवन है यहाँ पर, कुछ कॉलम्स गिवन है, तो डेटा इनके अंदर लिखा हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली डेटा का, रोज एंड कॉलम में डेटा को हमारे पास दिया गया है। जैसे हम कोई शीट की फॉर्म में गिवन है, एक्सेल शीट की फॉर्म जैसे होती है। ठीक है, तो क्या होता था कि वो ज्यादातर डेटा हमारा स्ट्रक्चर डेटा ही हमारे पास होता था। लेकिन जब से बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज बढ़ा है हमारे पास, ठीक है, इंटरनेट का यूज बढ़ने से क्या हो गया है, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, दोनों ही तरह के डेटा हमारे पास आ गए हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में आप ले सकते हैं वीडियोस, ऑडियोज और इमेजेस, ये सारी क्या हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है,
तो इस तरह का डेटा कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और जो हमारे किसी फॉर्मेट में है, किसी एक्सेल शीट या इस तरह से कुछ गिवन है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, वो है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं जो आजकल हम बात कर रहे हैं ना, बिग डेटा। बिग डेटा से मतलब कुछ नया नहीं है, मतलब बिग से मतलब बड़ा डेटा, ज्यादा डेटा। ठीक है, पहले जो डेटा होता था आमतौर से आप देखोगे कि जो पहले के हमारे सिस्टम्स हैं, मोबाइल्स हैं या जो भी डिवाइसेस हैं स्टोर करने की, उनकी जो डेटा को रखने की जो उनकी क्षमता है वो कम होती थी। ठीक है, मतलब कुछ समझ लीजिए कि आप एमबीज में है या जीबीज में। अब जो आ रहा है वो, अब जो हमारे पास डेटा कलेक्शन के लिए जो स्टोरेज है वो पहले मतलब होता फ्लॉपी डिस्क हो गई आपके पास, में आप डेटा को कलेक्ट करके रख सकते थे। ठीक है, या रैम है, रोम है, लेकिन अब जो इनकी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई, मतलब टेराबाइट्स में अब आप स्टोर कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, हमारे पास डेटा हमारे पास स्मॉल नहीं बल्कि एक बिग फॉर्म में बन के आ रहा है। तो पहले जो होता था वो हमारे स्मॉल डेटा होता था। ठीक है, स्मॉल डेटा होता था, अब जो है वो एक बिग डेटा आप उसे कह सकते हैं, इसलिए लोग बिग डेटा का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। बिग डेटा कुछ नया नहीं है, मतलब ज्यादा डेटा हो गया है, उसको हैंडल करना है। सो अब हम बात कर रहे हैं आजकल बिग डेटा के बारे में। तो आई होप ये आप तो क्लियर हो गया होगा कि डेटा क्या है और स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया था। अब हो क्या रहा है बेसिकली कि जो बिग डेटा है, मतलब बहुत ज्यादा डेटा कलेक्शन हमारे पास है क्योंकि यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, आप देखें इंटरनेट जब से हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा मतलब डेटा इकट्ठा हो रहा है। पहले आप देखोगे कि बैंक है जैसे, मतलब वहां पर वो रजिस्ट्री टाइप से होती थी, एक बुक होती थी, उसमें वो सब लिखे होते थे किसका क्या अकाउंट नंबर है या नेम एंड ऑल दोस। ठीक है, लेकिन अब क्या है, सब कंप्यूटर में फीड होता है, आपको पता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट हो गया है। अब इस डेटा को हैंडल करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं उसको हम डेटा साइंस कहते हैं। ठीक है, बस सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझ लें कि इस डेटा को, इतना ज्यादा डेटा हमारे पास इकट्ठा हो गया है, बिग डेटा, ये बिग डेटा जो है हमारे पास, इसको हमें हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम कहते हैं डेटा साइंस। मतलब हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डेटा साइंस से मतलब अब यही है कि बिग डेटा को हैंडल करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मतलब क्या समझ सकते हैं आप, जैसे कि मान लिया कोई भी फ्रॉड हो गया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई फ्रॉड है, उसको डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मान लिया जैसे हमारे पास बैंक होते हैं ना, ये हमारे बैंक, ये हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनके ऊपर आमतौर से वो नजर रखते हैं कि मतलब आप, जैसे कि कोई एक पर्सन है, मतलब वो यूजुअली जो परचेज करता है क्रेडिट कार्ड से अपने, वो मान लो कि 2,000 रुपए तक या 3,000 रुपए तक या 10,000 रुपए तक, मतलब आमतौर से इतना ही करता है। ठीक है, तो बैंक को पता है कि भाई ये इसका एक जो पैटर्न है, अच्छा पैटर्न पे भी बाद में बात करेंगे, पैटर्न से मतलब क्या है कि इसका जो एक पैटर्न है वो मतलब ये इसी रेंज का है बस। ठीक है, तो अचानक से ये होता है कि मतलब आपके पास कोई मेल आ जाता है या कोई मैसेज आ जाता है कि भाई आपने जो है वो 1 लाख रुपए का अभी आपने ट्रांजेक्शन किया है, मतलब परचेज किया है। ठीक है, तो बैंक के कान खड़े हो जाएंगे एकदम से, बैंक आपको एकदम कॉल करेगा कि क्या आपने ये ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, क्योंकि बैंक को ये पता है कि वो आपके परचेजिंग जो आप कर रहे हैं उसके बिहेवियर से देख पाता है कि आपका यूजुअल जो क्रेडिट कार्ड से परचेज करने का जो एक मेथड है, जो जितनी आपकी मतलब करते हैं नॉर्मली, वो बहुत कम है, 5 से 10 हजार रुपए के बीच में। लेकिन अगर 1 लाख रुपए एकदम से उसमें से निकल जाते हैं या 50,000 रुपए निकल जाते हैं, तो बैंक के एकदम कान खड़े हो जाएंगे, वो एकदम आपको कॉल करके मैसेज करके पूछेंगे कि आपने ट्रांजेक्शन किया है या नहीं। क्योंकि वहां पर उनको ये अंदेशा हो रहा है कि ये जो है एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया, किसी ने गलत तरीके से इसमें किया है। ठीक है, तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वो पैटर्न को देख पा रहे हैं आपके डेटा के कि आप किस तरह से मतलब सेल वो सॉरी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए हम डेटा साइंस का यूज कर सकते हैं। डेटा साइंस का यूज होता है इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए। होता कैसे है, वो वर्क कैसे करता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं तो अभी आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका कि मतलब इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी डिफरेंट जगहों पर इसका यूज हो सकता है, जैसे कि आप मान लें कि मान हम ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लें किसी इंसान के पास दो बिजनेस हैं, उसके दो होटल मान लेते हैं। ठीक है, एक होटल उसका यहाँ पर है, मान लीजिए एक होटल उसका दिल्ली में है और एक होटल उसका बॉम्बे में है। ठीक है, तो वो ये देख पा रहा है कि दिल्ली वाले होटल, अच्छा सेम टाइप का मतलब फैसिलिटी दोनों साइड में अवेलेबल है, यहाँ पर भी दोनों साइड्स पर अवेलेबल है, इस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन वो देख रहा है कि जो बॉम्बे वाला उसका होटल है वो तो तेजी से ग्रो कर रहा है, मतलब वहां पर बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन जो दिल्ली वाला होटल है उस वो कुछ चल नहीं पा रहा ज्यादा उसका बिजनेस यहाँ पर। तो वो देख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है।
तो क्या करना है बेसिकली, वो ये देख रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है उसकी, हालांकि दोनों जगह ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों ही सिटी ऑलमोस्ट वहाँ का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक वो जो है वो चला गया कश्मीर में बहुत दूर और एक बॉम्बे है, तो भाई वो तो फिर जोग्राफिकल प्रॉब्लम है वहाँ पर, जाहिर सी बात है अगर मेट्रो को कश्मीर में चला जाएगा तो मेट्रो को फायदा ही नहीं होगा उससे, क्योंकि वहाँ पर लोग इतने कम रहते हैं कि वो या डिस्टेंस पे रहते हैं बहुत बहुत दूर पे, कि तो बहुत बहुत दूर पे मतलब थोड़े थोड़े से लोग रहते हैं, 4 लोग 5 लोग 10 लोग घर बने हुए हैं ऐसे, तो मेट्रो वहाँ चलाने से तो मेट्रो लोग नुकसान हो जाएगा, दिल्ली में चलाएंगे तो उन्हें फायदा होगा क्योंकि यहाँ इतनी डेंस पॉपुलेशन है, या बॉम्बे में चलाएंगे तो फायदा फायदा होगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा वहां से उनके मतलब टिकट बिकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो मतलब एक जोग्राफिकल बिल ऑड सिचुएशन होगी, लेकिन अगर सिमिलर टाइप के मतलब सिटीज हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं दिल्ली बॉम्बे, लेकिन दोनों जगह की डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो जो बिजनेस ओनर है वो चाहता है कि इसको प्रॉब्लम को मैं सॉल्व आउट करूं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो डेटा साइंटिस्ट जो है उनसे बात करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है कि भाई ये इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्या वजह है। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, वो सारी सेल परचेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी डेटा है, उसको पहले कलेक्ट करते हैं। किस तरह की यहाँ पर डिमांड है, किस तरह के लोग आते हैं, क्या वजह है कि दोनों जगहों में इतना डिफरेंस आ गया है, सेल्स में नहीं चल पा रहा है, तो डेटा कलेक्ट करते हैं दोनों साइड का। और उसके बाद देखते हैं कि दिल्ली में किस वजह से डाउन में जा रहा है बिजनेस और बॉम्बे में किस वजह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। दोनों डेटा को एनालाइज करने के बाद अच्छे से, हालांकि डेटा एनालिसिस अपने आप में कई स्टेप का प्रोसेस है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को फैच करते हैं, इनसाइट्स को वहां से निकालते हैं कि अच्छा अच्छा ये वजह है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बॉम्बे में ज्यादा सेल हो रही है और दिल्ली में ज्यादा सेल नहीं हो पा रही, इसकी एक वो कुछ वजहों को निकालते हैं कि भाई वहाँ पर स्टाफ जो है ना दिल्ली में उनका वो अच्छा स्टाफ नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा केयरिंग नहीं है, या वो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं कस्टमर्स को, या रेट ज्यादा हैं, या और डिफरेंट टाइप की जो क्वालिटीज हैं, मतलब क्वालिटी नहीं मिल पा रही है कस्टमर्स को, ये सारी वजहें हैं। और बॉम्बे में ये सारी चीज प्रॉब्लम्स नहीं है, बॉम्बे में जो बिजनेस चल रहा है उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसलिए दोनों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जिस भी तरह की है सारे ये आइडेंटिफाई कैसे होगी, डेटा से, कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर कि भाई किस किस तरह की फैसिलिटी है, किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद वो फाइनल, अब जो भी उसका क्लाइंट है उनको बताते हैं कि देखो देखो सर ये प्रॉब्लम है इसमें, अगर हम ऐसा कर लेंगे, शॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर मतलब आप ये फैसिलिटी लाइए, ये करिए, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इस तरह से डेटा साइंस, डेटा का यूज करके, डेटा का यूज करते हैं, टेक्निक्स लगाते हैं, उसको डेटा साइंस बोलते हैं, और हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसमें हम क्या क्या स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि मैं मानता हूँ सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, डेटा को एक्वायर करना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो हो सकता है हमारे पास वो होता है डेटा एक्वायर करने के लिए। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा एक्विजिशंस, ठीक है। डेटा एक्वायर किया सबसे पहले, डेटा आपके पास आ गया, रॉ डेटा इसे बोलते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको चाहिए भी नहीं लेकिन बेवजह में उसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो एक रॉ डेटा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं पहले, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गई, प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझेंगे सेकंड स्टेप हो गया डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के बाद, फिर हम इसके ऊपर कोई एक एमएल एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद मशीन लर्निंग एल्गो लगा देते हैं इसके ऊपर, ओके। उसके बाद जब एल्गोरिथम लगा दी फिर हम पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं, पैटर्न को इवेल्युएट करते हैं कि पैटर्न कैसे जा रहा है, मतलब किस तरह के इंसाइट्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, वो पैटर्न को हम देखते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हम लिख देंगे यहाँ पर पैटर्न इवेल्युएशन, पैटर्न इवेल्युएशन, ठीक है। उसके बाद पैटर्न इवेल्युएशन के बाद हम क्या करते हैं, जो भी नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लिख सकते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके, जिनको हम फॉलो करते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, ओके। तो मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अच्छा ये सब करते कैसे हैं वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको परेशान ना हो कि भाई ये क्या लिख दिया इन्होंने, डेटा एक्वायर क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है। सिंपल सी बात है, डेटा इकट्ठा हो गया, रॉ डेटा टाइप प्री प्रोसेसिंग की मतलब उसमें क्लीनिंग करनी है, उसमें क्लींजिंग करने के बाद
डिफरेंट टाइप के डेटा को डिफरेंट तरह से क्लस्टरिंग करनी है, वो मैं समझाऊंगा आपको कैसे उसमें एल्गोरिथम लगाते हैं मशीन लर्निंग में, तो मतलब क्लस्टरिंग करनी है या उसके अंदर किस तरह से हमें कौन से एल्गोरिथम लगानी, डिपेंड करता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है इसके अंदर से। उसके बाद पैटर्न इवेल्यूशन करते हैं, फिर नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है डेटा को, डेटा साइंस के बारे में कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन सारे को जानेंगे, ये तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू आपको बता दिया डेटा साइंस के बारे में, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मुझे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हम सारी की सारी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, एक आधी कोई प्रॉब्लम उठाएंगे सॉल्व करेंगे उसको, और क्या क्या मतलब किस किस तरह पढ़ सकते हैं इसको, हम कोडिंग भी करेंगे आगे चल करके इससे रिलेटेड, जो भी कोई प्रोजेक्ट उठाएंगे उसकी कोडिंग करके दिखाएंगे कि एक्चुअल वर्क कैसे होता है इसके ऊपर, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो मुझे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए और आप पूरा बिगनर टू प्रोफेशनल तक डेटा साइंस को सीख सकें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है आपको डेटा साइंस समझाने के लिए, ओके। सो मैंने कहा कि आपसे इसको सब्सक्राइब कर लें, ओके। और जल्दी ही मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पर, ताकि उससे फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं कोई आपको प्रॉब्लम है अगर, और कैसे हम लर्न कर सकते हैं डेटा साइंस को, ओके। ओके, थैंक यू गाइज।